हाय गाइस, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया चैप्टर तो नहीं है, टॉपिक नया है और टॉपिक भी नया नहीं है। इससे कहा जाए तो मैराथन पार्ट 2 लेके आया हूँ। वो क्या था, वहाँ मैंने पढ़ाया था आपको। आज मैं स्टार्ट करूँगा आपको रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में। ये क्या है रिवॉल्यूशनरीज़? अब होता क्या है बाबू कि कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ आते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि ये जो मूवमेंट है आपका नेशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो उसमें एक नाम आता है गुस्ताफ मज़ीनी का। अब मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा सा लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब ये क्या है भाई कि ये चाहता है कि इटली देश बने, तो इसके लिए क्या करता है, सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करता है, ठीक है। और मेटेंडिक इसको कहता है कि हम जो समाज बना रहे हैं, सोशल ऑर्डर का जो समाज बना रहे हैं, उसमें ये सबसे बड़ा हमारा क्या एनिमी है, ठीक है। तो इनका जन्म जिनोवा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। सीक्रेट सोसाइटी क्या होता है बाबू? सिंपल होता है कि ये चुपचाप काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव आ चुका रहता है। तो कंजर्वेटिव जब आ चुका रहता है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को खोजता है जो रिवॉल्यूशनरी उनको मारता पीटता, तो ये चुपचाप सीक्रेटली कुछ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग सीक्रेट कुछ मीटिंग भी करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। आई क्या बोला कि ये सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं और जो सीक्रेट सोसाइटी को ये मेंबर बनते हैं वो कार्बोनेडी का बनते हैं। उसके बाद फिर ये कुछ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जैसे यंग इटलियन मर्सलीज, ठीक है, यंग यूरोपियन बर्न। तो बस यही इनके बारे में था। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि गुस्ताफ मज़ीनी कौन थे, रिवॉल्यूशन थे जो इटली बनाना चाहते थे। अब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आज भी जो मैं मैराथन लेके आया हूँ वो पार्ट 2 लेके आऊँ, पार्ट 3 भी इसका लेके आऊँगा, जो मोस्टली ये कैसे नेशनल स्टेट बनते हैं इसके बात करूँगा। तो आज मैं कुछ रिवॉल्यूशनरीज के बारे में बात करता हूँ, कैसे रिवॉल्यूशन होता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है वो 1830 से 1848 का है। तो यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशन होता है, जैसे जुलाई रिवॉल्यूशन। इसके बारे में क्या था? इसके बारे में था जो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर किया गया था, ठीक है, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। उसको उखाड़ दिया गया था, फेंक दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाता है जिसमें लुइस फिलिप हेड होते हैं। फिर मेटेंडिक कुछ बोलता है। मेटेंडिक बोलता है कि यार व्हेन द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। स्नीजेस मतलब कि फ्रांस अगर छींक रहा है तो पूरे यूरोप में ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि यार फ्रांस में अगर बर्बन डायनेस्टी को उखाड़ के फेंका गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होता क्या बाबू? इसका मतलब ये होता है कि राजा तो रहेगा, मोनार्की तो रहेगी, बट वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। और इसी का जो एक चिंगारी निकलता है वो क्या होता है, बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़ोगे कि बेल्जियम नीदरलैंड के बारे में थोड़ा सा कनेक्शन है, तो बेल्जियम यहाँ से अलग हो जाता है। और एक और चीज़ क्या पढ़ोगे, वो चीज़ पढ़ोगे आप, दैट इज ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या है? ये बहुत सिंपल से एक कहानी है। देखो, अब ग्रीस में लोग रहते थे क्रिश्चियन, ठीक है, और यहाँ पे रूल कर रहा था मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर। तो ये लोग बोले यार तुम लोग मेरे पे रूल कर रहे हो, ऑटोमन एम्पायर मेरे पे रूल कर रहा है, हम क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है। पहला चीज़ तो ये दिक्कत हो गया। दूसरा कि मेरा हिस्ट्री, हम यूरोप के क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन रहे, मतलब सिविलाइजेशन का सबसे पहले सभ्यता हम यहाँ पे दिए यूरोप को, और तुम मेरे पे रूल कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पोएट आते हैं लॉर्ड बायरन, वो सपोर्ट करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, कॉमन सी बात है। और जो ग्रीस से लोग बाहर भी रहते हैं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ यार ऐसा ऐसा दिक्कत है हमारे देश में, तो इनको सपोर्ट किया जाए। और फिर क्या होता है, लास्ट में ग्रीस को आज़ादी मिलती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में, ठीक है। अब क्या है भाई, अब ये तो हो गया एक चीज़। अब बात करते हैं कि कुछ रिवॉल्यूशन होते हैं। ये जो पीरियड 1830 से 1848, ये पूरा रिवॉल्यूशन का पीरियड है। यहाँ पे क्रांति होगा, अलग अलग स्टाइल में होगा, ठीक है, क्रांति, ठीक है। कैप भी गिर गया। ये क्या है क्रांति? तो पहला है रोमांटिसिज्म, शाहरुख खान वाला नहीं बाबू, ठीक है, हाथ खोल के नहीं, ठीक है। ये रोमांटिसिज्म क्या है? कल्चर को लेके है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए और इससे नेशनलिज्म को प्रमोट कीजिए। कल्चर को प्रमोट करके नेशनलिज्म कैसे प्रमोट होगा? सिंपल बात है। जैसे कि बिहार में छठ पूजा एक अलग वाइब देता है, ठीक है। कल को बिहारियों को कोई मान के चलो वो क्या कहते हैं, गुलाम बना ले, ऐसा होगा नहीं। बस ऐसे मानने में क्या है, मान तो आप एक्स भी लेते हो ना, चाहे रहे चाहे नहीं रहे, तो मैथ्स बनाने में भाई ऐसे नहीं। तो रोमांटिसिज्म में क्या बात कर रहा है कि कल्चरल मूवमेंट है, कल्चर को आप प्रमोट करते हैं। अभी कल्चर आप प्रमोट करते हैं तो वही बात है, फोक सॉन्ग्स, फोकलोर, ये सब चीज़ को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटोफ्राइड, वो कहते हैं कि रियल मतलब कॉमन मैन में आपको जर्मन कल्चर देखने को मिलेगा। गांधी जी कहते हैं कि रियल इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस, आपको असली भारत देखना है तो गाँव जाके देखिए। तो ये सब चीज़ क्या था, कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, जो पुरानी इतिहास थी उसको उठाया जा रहा था, ये सब चीज़ किया जा रहा था रोमांटिसिज्म में। और रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे वो कहते थे कि हर जगह साइंस मत घुसाओ, हर जगह फैक्ट्स मत खोजो, ठीक है ना, कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। अगर जो पोएट्स हैं वो अगर कह रहे हैं कि तुम चांद जैसी सुंदर हो, भले वो चांद से कंपेयर कर रहे हैं, बट अब तुम लोग कहेगा क्या, चांद का फेस देख के आए हो, चांद का फेस कैसा है, मतलब सरफेस कैसा है उसका, उबड़ खाबड़ है, ये है वो है, तो बोले उसको चीज़ को मत देखो, वो चांद दूर से सुंदर दिखता है तो वो बात कर रहा है, ठीक है, कहना पड़ता है ना कभी कभी, और फिर भी कहने के बाद लोग छोड़ देते हैं। हाँ आगे सुनो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रोमांटिसिज्म जो एक टॉपिक है, वो एक टॉपिक ये बात करता है कि आप कल्चर को जितना अच्छे से प्रमोट कीजिएगा नेशनलिज्म जागेगा।
और एक और चीज़ क्या था, यहाँ पे एक चीज़ बात करता है कि यहाँ पे पोलैंड क्या होता है, कहीं ना कहीं रशिया के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो लैंग्वेज है पोलिश लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं फोर्स किया था कि आपको नहीं बोलना है। तो यहाँ पे पोलैंड लोग क्या करते हैं, पोलोनाइज लैंग्वेज को, जो पॉलिश लैंग्वेज है उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। कहाँ पे, चर्च में, ठीक है। और मर्जुका, पोलोनाइज, ये सब चीज़ एक तरह का डांस होता है जो उसको भी नेशनल सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है। करॉल कुरपुंस्की एक आदमी होते हैं जो इस सब चीज़ को प्रमोट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कि लैंग्वेज की बेसिस पे भी आप कहीं ना कहीं कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बस यही समझिए। फिर दूसरा टॉपिक क्या बोलता है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब क्या होता है कि भूखमरी ये सब चीज़ हो जाता है। अब देखो भाई, हंगर की कहीं ना कहीं क्या देखो, ये सब चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा रिवॉल्यूशन का पीरियड। अब क्या एक टॉपिक है आपका, हंगर, भूखमरी। देखो पॉपुलेशन राइज कर जाता है तो ठीक है, कहीं ना कहीं फूड का डिमांड बढ़ने लगता है, ठीक है, प्राइस भी राइज हो जाता है। तो ये सब चीज़ लेके कहीं ना कहीं क्या होता है कि सिचुएशन खराब हो जाता है और लुइस फिलिप जिसको बनाया गया था वो भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें यही सब चीज़ रहता है इस टॉपिक में, बहुत अच्छा से मैंने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद क्या होता है कि एक गाँव है सिलिसिया विलेज, वहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ व्यापारी रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप क्या कीजिए कि आप मुझे कुछ बना के दीजिए। अब क्या बना के दीजिए भाई, देखिए, इन दिस विलेज कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। तो वर्कर का सिचुएशन खराब था और उनको बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत थी। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स देते हैं कि ठीक है, अब बना के मुझे दो, ठीक है, और जब उसका बन जाएगा तो मैं आपको प्राइस दे दूंगा। तो पहले प्राइस डिसाइड हो चुका था, ये देना था। लेकिन अब देखिए कि यार जॉब नहीं है लोग के पास, ठीक है, जॉब नहीं है आप लोग के पास। जैसे आप कैसे डिस्परेट हो जाते हो कभी कभी, है ना, कि नहीं नहीं वो चाहिए वो चाहिए। तो वही ये लोग सोचा कि यार जॉब तो है नहीं उसके पास। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि यार अगर ये जॉब का मान को सैलरी मान लो 10,000 मांग रहा है, फिर देखा है कि यार इसके पास तो जॉब ही नहीं है, 5,000 भी देंगे तो क्या दिक्कत है। तो यही लोग सोचते हैं कि 5,000 भी दे देते हैं। तो ये लोग गुस्सा आ जाता है कि यार जितना बात हुआ था वो करना चाहिए, मतलब कि कमिटमेंट होता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर ये लोग को बुरा लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर, तोड़फोड़ मचाते हैं, शीशा उसा तोड़ते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर आर्मी बुला के लाता है, फिर यही सब चीज़ में कुछ लोग की मौत हो जाती है। बस यही था। उसके बाद आता है रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब सबको रिवॉल्ट कर रहा था तो लिबरल्स भी रिवॉल्ट कर दिए। अब ये क्या था, ये बोलते हैं यार कि हमको एक जर्मन नेशनल असेंबली चाहिए, ठीक है। और फ्रेडरिक विलियम को क्या बोलते हैं कि भाई आज के बाद क्या करो कि आप रहो राजा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहो, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग चलो। फ्रेडरिक विलियम को ये पसंद नहीं आएगा। अब किसी के पास कोई पावर होता है, ठीक है, बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। अब उसको तुम बोल दोगे, उसको लिमिट कर दोगे कि यार संविधान के अकॉर्डिंग चलो, तो उसको खुशी होगा, नहीं होगा ना। सबको अपना फ्रीडम चाहिए होता है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए होता ही है सबको, बात भी सही है, अप्लाई करते रहना हर जगह। तो कहीं ना कहीं क्या होता है बाबू कि फ्रेडरिक विलियम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं और वो आर्मी ये सबको बुला देते हैं कि, और फिर बोलते हैं कि देखो अगर मेरे यहाँ ये सब चीज़ मांगा गया है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, तो हो सकता है आपके यहाँ भी ये सब चीज़ मांगा जाएगा ही जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं क्या होता है बाबू, फिर दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। और जर्मन नेशनल असेंबली के लिए जो लोग मांगते हैं जर्मन नेशनल असेंबली, वो चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसका एक दो और कारण और था। देखो होता क्या है कि पहले तो राजा जो था वो फ्रेडरिक विलियम, ठीक है, वो अगेंस्ट चला गया। और ये लोग जो होते हैं ये वर्कर की डिमांड को भी आगे नहीं रख पाते हैं। तो इनका जो नीचे सपोर्ट था कि वर्कर सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे हो रहा था, ये जो जगह हो रहा था ये संत पॉल चर्च में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में कभी कभी ना संत पॉल का फिगर दे देता है कि ये किस चीज़ का फिगर है। संत पॉल चर्च में हो रहा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, इन द चर्च ऑफ संत पॉल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़, मैंने ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया, आप सच में बता रहा हूँ। ये थोड़ा अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो जाके लेक्चर डायरेक्ट देख लें। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वुमेन के बारे में बात किया गया कि वुमेन इतना जगह पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर भी उनको वोट डालने का अधिकार खत्म हो जा रहा है। तो वुमेन का जब वोट डालने का अधिकार खत्म होता है तो यहाँ पे क्या बात किया जाता है कि वुमेन को बोला जाता है कि आप विजिटर गैलरी में चल जाइए और कैसे काम हो रहा है वो देखते रहिए, ठीक है। तो वुमेन को भी खराब लगता है यार, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ लिबरल्स का रिवॉल्यूशन था, सिंपल यही कि वो कहीं ना कहीं वो एक जर्मन पार्लियामेंट चाहते थे। फ्रेडरिक विलियम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की दी, उनको पसंद नहीं करता था, फिर आर्मी को बुलाया जाता था। बस यही सब चीज़ होता है। वुमेन का स्टैंड क्या था कि वुमेन हर जगह पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, फिर भी उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ भी इनको क्या बोला कि यही विजिटर गैलरी में देखिए काम कैसे होता है। अब ये सब चीज़ हो रहा था तो फिर राजा लोग कंजर्वेटिव को एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई कुछ कंसेशन तो देना ही पड़ेगा, तो रिवॉल्ट होगा फिर दबाएंगे, फिर रिवॉल्ट होगा फिर दबाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है बाबू कि कहीं ना कहीं सर्वडम, फोर्स लेबर, ये सब चीज़ खत्म कर दिया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करता है ना हम लोग का, जो नेक्स्ट टॉपिक वो बात करता है जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना और ब्रिटेन कैसे बना। उसके बाद एक टॉपिक बात करता है विजुअलाइजिंग द नेशन, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा बल्कन्स। तो ये पांचों टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा पार्ट 3 में, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।